हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपकी अपनी SVM भाद्रा जून में। आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें आप सबका स्वागत है। पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ढंग से चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू रहिए। तो 9th क्लास की जो साइंस का जो 14 नंबर चैप्टर चल रहा था, 14वां, जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा, उसका ये पार्ट नंबर 8 या 8वां वीडियो कह सकते हैं आप, उसको हम बनाने जा रहे हैं, पढ़ते हैं। तो इससे पहले 7वें नंबर की वीडियो में क्या पढ़ा, कुछ आपको याद है? जल प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा था। जल प्रदूषण कैसे होता है, कैसे आप कह सकते हो कि जो पानी आपको मिला है, जो आपके आसपास पानी है, वो प्रदूषित जल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी को आगे हम फॉलो करते हैं और उससे आगे कुछ चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा। वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूरा कंप्लीट किया हमने। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था वाटर पॉल्यूशन वाला। बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं यदि आप पॉल्यूशन या पोल्यूटेड वाटर को काम में लेते हो तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो 8वां जो पार्ट है, उसमें जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, मृदा से संबंधित होगा। मृदा, या आप जिसको क्या कह सकते हैं, मिट्टी यानी सोइल। तो सोइल क्या है, किस प्रकार से सोइल में खनिज पाए जाते हैं, मिट्टी या मिट्टी में उपस्थित खनिज। तो मिट्टी में उपस्थित जो खनिज हैं उनकी कितनी मात्रा है, वो क्या क्या काम करते हैं, मिट्टी में जो खनिज हैं उनका क्या कार्य है, पौधे के लिए मिट्टी में जो खनिज हैं वो कितने आवश्यक हैं, मनुष्य के कितने काम आते हैं। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे और डिटेल से हम इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 8। हाँ, तो बच्चों, जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज का वो है मृदा में खनिज की प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब है अधिकता या उसकी कितनी मात्रा है। मात्रा के बारे में बात की जा रही है। मृदा में खनिज की प्रचुरता। खनिज देखिए क्या है, खनिज की डेफिनेशन यदि हम लिखें तो अगले पन्ने में आपको खनिज की परिभाषा भी बताऊंगा कि खनिज की परिभाषा क्या है। मिट्टी में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, आयन्स जो होते हैं, उन्हें ही अपन खनिज कहते हैं। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा भी है। तो जिंदा रहने के लिए जल चाहिए, वायु चाहिए, जीवमंडल चाहिए, तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटक मिट्टी भी है। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा है। लेकिन मृदा क्या है, यानी मिट्टी क्या है और ये कैसे बनती है, तो इसी चीज़ों के बारे में कि मिट्टी क्या है, ये कैसे बनती है। चट्टानों से मिट्टी बनती है ना, चट्टानों के अपक्षरण से मिट्टी बनती है। यार मिट्टी वास्तव में है क्या, क्या काम करती है। तो मिट्टी में एक तत्व होता है जिसका नाम है सिलिका। तो वैसे तो सिलिका से बनी होती है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, ऐसा ही वही मिट्टी का तत्व की यदि हम बात करें। और मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं। मिट्टी में कौन से तत्व होते हैं, मिट्टी में कौन से तत्व क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, पेड़ पौधों के वे तत्व कितने काम आते हैं, फसल में वो कितने अच्छे तरीके से काम आते हैं, मनुष्य के कितने काम आते हैं। मनुष्य खुदाई करता है तो उसे सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, तांबा ये चीज़ें मिलती हैं। ये भी खनिज ही हैं मिट्टी के। तो मिट्टी से हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो हम इसी अध्याय में या इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है, कैसे बनती है, मिट्टी के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो खनिज कैसे होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सब इसकी जानकारी लेते हैं। पृथ्वी की, तो बच्चों पहले लास्ट जो पन्ना था उसमें क्या लिखा था, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, भूपर्पटी। यहाँ लिखा जाए भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है उसे क्या कहते हैं, भूपृष्ठ या भूपर्पटी भी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को
भूप्रपटी कहते हैं या भूपृष्ठ कहते हैं। और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। और इस परत में, कौन सी परत में? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत की बात की जा रही है, भूप्रपटी या भूपृष्ठ की। भूप्रपटी या भूपृष्ठ में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। यानी किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जो तत्व, जो आयन चाहिए, वो मिट्टी की कौन सी परत में मिलते हैं? वो भूप्रपटी में मिलते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज हैं, यदि ये बड़े बड़े पत्थरों के साथ में जुड़े हुए हैं, संलग्न का मतलब है जुड़े हुए होते हैं, तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो वो यदि पत्थरों के साथ में जुड़े हुए हैं तो फिर जीव जंतुओं को नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। हजारों लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में, हजारों लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं। तो ये किसके रूप में रहते हैं? बड़े पत्थरों के साथ में आयन रह सकते हैं। हजारों लाखों वर्षों के बाद लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप या उसके आसपास पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रम यानी भौतिक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं या कुछ जीवों द्वारा होने वाली जैविक क्रियाओं के द्वारा टूट जाते हैं। जो बड़े बड़े चट्टानें हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो टूट जाते हैं। किसकी वजह से टूट जाते हैं? कुछ भौतिक कारक हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक कारक का मतलब भूकंप का आना, पृथ्वी का हिलना, या बरसात से, या आंधी तूफान से, या बाढ़ आने से, कोई भी कारण से टूट सकते हैं। रासायनिक कारक, कुछ विस्फोट हो जाना, कुछ रसायनों का निकलना पृथ्वी के अंदर से, तो ये टूट जाते हैं। कुछ जैविक प्रक्रम यानी जीव जंतुओं के द्वारा भी कुछ ऐसा हो सकता है, उसको जैविक प्रक्रम कह सकते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, उसकी जड़ें हैं, उससे चट्टानें टूट जाती हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ों संख्या हो तो जैविक प्रक्रमों के द्वारा भी टूट जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण मृदा है। जब कोई चट्टान और पत्थर टूटता है तो टूटने के बाद में सबसे छोटे छोटे जो महीन कण होते हैं, उन्हीं कणों को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं जिनसे मृदा बनती है? तो एक चीज़ क्या समझे स्टूडेंट्स कि मृदा कैसे बनती है? तो ऊपर जो बातें आई हैं उनके हिसाब से मृदा कैसे बनती है, उनके हिसाब से यदि हम नोट करें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चट्टानें पाई जाती हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, वो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, वो जैव प्रक्रमों द्वारा टूट जाते हैं। और टूटने से उनके छोटे छोटे कण बिखर जाते हैं और सबसे छोटे महीन जो कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। इस प्रकार से मिट्टी बनती है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि हम आसानी से इसको समझ लें? कुछ और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। देखते हैं बच्चों कि ये मिट्टी किस प्रकार से बनती है। तो मिट्टी का निर्माण, रेत के कणों का निर्माण कैसे होता है, आइए तो हम इसको एक एक करके पॉइंटों के रूप में पढ़ें। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रियाएं हैं जिनसे मृदा बनती है? चलो उन कारकों की बात करते हैं। पहला ही जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो सूर्य बताया गया है। पहला इम्पोर्टेंट कारक कौन सा बताया इन्होंने? सूर्य। इसको आप है ना ऐसे नोट कर लेना। तो मृदा बनने के महत्वपूर्ण कारक में पहला कारक कौन सा है बेटे? सूर्य, सन। देखो क्या, कैसे सूरज का क्या रोल है, कितना तपता है, कितनी ठंड करता है, या कैसे भी क्या करता है कि मिट्टी बन जाए। तो मिट्टी बनने में सूर्य का क्या योगदान है, क्या रोल है, चलो चर्चा करते हैं इस पर। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है। सूर्य क्या करता है? दिन के समय में पत्थर को गर्म कर देता है, जिससे वे प्रसारित हो जाते हैं। प्रसारित होने का मतलब फैलना। इसका मतलब क्या है? फैलना। सूर्य दिन के समय में क्या करता है? पत्थरों को गर्म, जिससे कि पत्थर फैल जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं।
रात के समय ये पत्थर ठंडे होते हैं, ये बिल्कुल साधारण सी और स्वाभाविक बात है। तो दिन के समय तो पत्थर गर्म हो जाते हैं और फैल जाते हैं, रात के समय पत्थर ठंडे हो जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं। संकुचित होने का मतलब है सिकुड़ना, वापस अपनी मूल अवस्था में आना। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। दिन में पत्थर गर्म होकर फैलते हैं, रात को पत्थर ठंडे होकर वापस सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित तथा संकुचित होता है। वो कितना भी ऐसा तो फिक्स तो होता नहीं है कि एक पत्थर है वो 2 सेंटीमीटर फैलेगा या 2 सेंटीमीटर सिकुड़ेगा, निश्चित नहीं होता ना। क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग असमान रूप से प्रसारित होता है और संकुचित होता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है। यही प्रक्रिया बार बार चलेगी तो पत्थर में क्या पड़ जाएगी? दरार पड़ जाएगी तथा अंत में ये बड़े बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इस कारण बड़े बड़े पत्थर वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल जाते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, क्या समझे आप कि पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? वो तो हमने बहुत सारी प्रक्रियाएं पढ़ी कि उन प्रक्रियाओं के तहत मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन हम उसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ें तो पहला चरण कौन सा था? सूर्य। यानी सूर्य के कारण भी चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनती हैं। तो यदि ये क्वेश्चन ये आए कि किस प्रकार से सूर्य मिट्टी का निर्माण करता है या मृदा के निर्माण में सूर्य का क्या योगदान है, तापमान का क्या योगदान है, तो बता दोगे? क्या बताओगे कि दिन में सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो पत्थर फैल जाते हैं, रात को जब प्रकाश पड़ता है तो पत्थर ठंडे होकर सिकुड़ जाते हैं और बार बार फैलने से सिकुड़ने से पत्थरों में दरार आ जाती है, जिससे बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये तो हो गया सूर्य से मिट्टी बनने का चरण। अब दूसरा कारक है जल। दूसरा कौन सा कारक है जिससे मिट्टी बन सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल, वाटर। ये जल जो है ये किस प्रकार से मिट्टी बनाने का काम करता है? विचार करो कि जल से मिट्टी कैसे बन सकती है, या मिट्टी बनने में जल का क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। चलो देखते हैं। जल मृदा के निर्माण में 2 प्रकार से सहायता करता है। एक प्रकार से नहीं, 2 प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। पहला कौन सा काम कि जब सूर्य का तापमान पड़ेगा तो पत्थर फैल जाएंगे, तो उसमें दरारें आएंगी, उन दरारों में पानी भर जाएगा, तो फिर वो दरारें वापस नहीं मिल सकती। एक तो काम ये कर देगा, तो उन दरारों में पानी चला जाएगा। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो ये दरार को और अधिक चौड़ा कर देगा। यदि पानी वहाँ पर जम जाएगा ठंड के कारण दरार में 2 पत्थरों के बीच में, तो ये दरार को और अधिक चौड़ा कर देगा। यानी जो दरार पतली सी थी अब उसको क्या कर देगा? और चौड़ा कर देगा, क्योंकि पानी अंदर जम जाएगा। तो पानी है वो दरार पर दोनों ओर दाब लगाएगा, इसलिए वो पत्थर के बीच में जो दरारें पड़ी थी वो दरार और चौड़ी हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या आप विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा कारण देखो क्या है। तो पहला कारण समझ गए, क्योंकि पानी है वो दाब लगाएगा दोनों साइड में, इसलिए दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। दूसरा है बहता हुआ जल। पहला तो कौन सा है? दरारों के बीच में पानी चला जाएगा तो दरार चौड़ी कर देगा, तो पत्थरों से मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा कौन सा कारण है? बहता हुआ जल कठोर परतों को भी तोड़ फोड़ देता है। पानी की जब धाराएं चलती हैं, पानी ऊपर से झरनों का पानी है, चाहे किसी पहाड़ से निकला हुआ पानी है, जो तेज गति से पानी आता है, वो पानी क्या कर देगा? बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है, उनको भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा और उन्हें भी तोड़ देगा। आई बच्चों बात ये समझ में? तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहाकर ले जाता है, और तेज गति से जब धाराएं बहती है, समुद्र का पानी बहता है, तो वो अपने साथ में क्या ले जाएगा?
वो अपने साथ में इन चीज़ों को बहाकर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन पत्थरों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जब पानी के साथ में बड़े बड़े पत्थर चले जाते हैं तो दूसरे कणों में, जब दूसरी जगह जब पत्थर, छोटे मोटे बड़े पत्थर जैसे भी आपस में टकराएंगे, तो वो आपस में टकराएंगे तो पत्थरों के और छोटे टुकड़े हो जाएंगे, जिससे मृदा का निर्माण होता है। टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को, जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है। तो वाटर, जल क्या करेगा, जब पानी बहेगा तो इन पत्थर के छोटे मोटे कणों को अपने साथ ले जाएगा और आगे निक्षेपित कर देगा, यानी आगे कहीं ना कहीं दूसरे स्थानों पर डाल देगा। यानी जहाँ बड़े बड़े कण थे वहाँ से पानी है इन कणों को उठाकर दूसरी जगह डाल देगा। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। तो एक बात तो यह है कि जहाँ मिट्टी बनती है वो वहाँ की नहीं होती, वो दूसरी जगह से आती है पानी के साथ बहकर। तो जहाँ पर्वतें होंगी, जहाँ चट्टानें होंगी, उनकी मिट्टी वहीं पर बनेगी क्या? नहीं, उनकी मिट्टी तो पानी के साथ बहकर दूर चली जाएगी। तो मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। तो मृदा जिस पत्थर से बनी है वो पत्थर दूसरी जगह था, लेकिन मिट्टी दूसरी जगह बनती है क्योंकि वो तो पानी के साथ बहकर आई है। दो कारण हमने पढ़ लिए, एक तो सूर्य और दूसरा पढ़ा हमने जल। अब हम तीसरा कारक पढ़ रहे हैं जो मिट्टी बना सकता है, वायु, एयर, हवा। किस प्रकार से जो वायु है वो मिट्टी बनाने में सहायता करती है, या वायु से मिट्टी कैसे बनती है, चलो चर्चा करते हैं। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, पानी में पत्थर हैं एक दूसरे से टकराएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ठीक उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं। जब आंधियाँ चलती हैं, चक्रवात आता है, तूफान आता है तेज, वो भी पत्थरों के कुछ टुकड़ों को तोड़ देती हैं। वायु जल की ही तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। एक और काम करती है वायु, क्या काम करती है? जल की ही तरह बालू, मिट्टी के जो कण हैं, जो रेत के कण हैं, उनको आंधी जब आती है तो आंधी में तो मिट्टी धूल के कण उड़ते हैं ना, तो बालू मिट्टी को भी उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे कि जल अपने साथ पानी को बहाकर ले जाता है, वैसे तेज हवाएं या वायु भी अपने साथ बालू मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती है। तो मृदा अपरदन का काम वायु भी करती है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहना ही क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। याद रखना बच्चों, मिट्टी का एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन है। पेड़ जितने ज़्यादा होंगे मृदा अपरदन उतना ही कम होगा, क्योंकि मिट्टी में जब पेड़ों की जड़ें होती हैं तो वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तो मिट्टी उड़ती नहीं है। चलो, तो पहला कौन सा था? जल, सूर्य, दूसरा जल और तीसरा वायु। ये तीन चीज़ें हैं जो क्या काम करती हैं? मिट्टी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं इस चैप्टर से संबंधित। अगला चौथा पॉइंट, पहला सूर्य, दूसरा जल, तीसरा वायु, और चौथा पॉइंट देखो क्या है। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। क्या कोई जो सजीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, गाय हैं, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, क्या वो भी मिट्टी बनाने में अपना रोल अदा करता है या मिट्टी की प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं? चलिए देखते हैं। लाइकेन पहले के चैप्टर, बायो वाले चैप्टर शुरुआत के जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो इसको रेड पेन से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले भी आई थी लाइकेन। किससे बना होता है? शैवाल और कवकों के समूह को लाइकेन कहते हैं, एक साथ यदि सहजीविता है तो। जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। ये लाइकेन कहाँ उगते हैं? पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं। इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं। लाइकेन की बात की जा रही है। लाइकेन कहाँ उगते हैं? पत्थरों पर। तो जब कोई लाइकेन पत्थरों पर उगेगा, यानी शैवाल और कवक एक साथ हैं, तो ही लाइकेन है।
इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है। जो उस पत्थर की सतह को कैसा बना देगा? चूर्ण। चूर्ण कहते हैं पाउडर को। तो लाइकेन से एक तरल पदार्थ निकलेगा जिससे उस पत्थर की सतह पर चूर्ण के समान एक चीज़ पड़ी रहेगी और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। तो यदि किसी चट्टान के ऊपर, यदि किसी पत्थर के ऊपर लाइकेन है तो लाइकेन क्या कर देगा? तरल पदार्थ को छोड़ेगा, पाउडर को छोड़ेगा, जिसके कारण मृदा की एक परत बन जाती है, यानी चट्टानों से मिट्टी के कण बनते रहते हैं। अब इस तरह मोस किसे कहते हैं? कुछ याद है बच्चों? मोस कहते हैं ब्रायोफाइटा के प्लांट को। कैसे प्लांटों को मोस कहते हैं? ब्रायोफाइटा। जैसे कि थेलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये हमने शुरुआत के चैप्टर में जब वर्गीकरण किया था तो पढ़े थे ना। तो वैसे ही मोस हम कैसे प्लांट को कहते हैं? ब्रायोफाइटा के जो प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें मोस कहते हैं, उन्हें मोसेज कहा जाता है। अब इस सतह पर मोस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं। जब चट्टान के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाएगी, चूर्ण बन जाएगा मिट्टी का, तो उस जगह फिर छोटे मोटे पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे उगेंगे या टेरिडोफाइटा के पौधे उगेंगे और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। और जब कोई पेड़ यदि किसी पत्थर के ऊपर होगा, उसके आसपास छोटा पेड़, तो वो धीरे धीरे उस पत्थर की सतह को घिसता है, अपने आप घिसे जाते हैं और ये पत्थरों को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं। बड़े जो पेड़ हैं, यदि किसी चट्टान के पास में, किसी पत्थर के पास में कोई बड़ा पेड़ है, तो उसकी मूल यानी जड़ें कभी कभी पत्थरों की दीवारों में, दरारों में चली जाती हैं और वे इन दरारों को चौड़ा कर देती हैं। और दरारों को क्या कर देंगी? चौड़ा कर देंगी, जिससे दरारें टूट जाती हैं। दरारें टूट जाएंगी तो पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे। पत्थर के जितने छोटे टुकड़े होंगे, मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना। तो देखो, इसमें सूर्य, जल और वायु तो कैसे कारक हैं? भौतिक कारक हैं। जैविक कारक और रासायनिक कारक में क्या है? जो ये लाइकेन है वो एक चूर्ण के समान पदार्थ छोड़ते हैं, वो रासायनिक है। और जैविक यानी सजीव, जैसे कि कुछ लाइकेन, ब्रायोफाइटा, कुछ पेड़ पौधे भी मिट्टी बनाने का काम करते हैं। तो पेड़ पौधे छोटे हों चाहे बड़े हों, वो मिट्टी बनाने का काम कैसे करते हैं बच्चों? समझ में आया? छोटे बड़े पेड़ पौधे मिट्टी बनाने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जब उनकी जड़ें किसी चट्टानों में चली जाती हैं तो चट्टानों को बड़ा कर देंगे, पत्थर टूट जाएंगे। या जैसे कि लाइकेन और जो शैवाल, मोस हैं, ये तो उन प्लांट को चूर्ण बना देते हैं, उनका अपक्षरण शुरू कर देते हैं, जिससे कि मिट्टी के छोटे छोटे कण बन जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं बातों पर हमने चर्चा की है। तो आज की जो मेन मुद्दा था वो क्या क्या था, एक बार दोबारा से देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वाले में क्या क्या था। तो एक तो ये चीज़ें थी उसमें, है ना। जल प्रदूषण लास्ट की क्लास में था, आज वाले मृदा था। फिर एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि भूपरपट्टी क्या है। इसका दूसरा नाम क्या था? भूपृष्ठ भी था। ज़मीन की सबसे ऊपरी सतह ही तो होती है, ज़मीन की सबसे ऊपरी सतह भूपृष्ठ होती है। उसके बाद में आप अपने आप याद करेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? नंबर 1 सूर्य, दूसरा क्या था? जल, तीसरा क्या था? वायु, और चौथा क्या था? जैविक कारक। जैविक कारक में कौन कौन से जैविक कारक थे? लाइकेन या कुछ ब्रायोफाइट के पौधे, मोस, और बड़े पौधों की जड़ें। बड़े पौधों की जड़ें, ये कौन से कारक थे? ये जैविक कारक हैं।
और ये ऊपर वाले कौन से थे, सूर्य, जल, वायु और जैविक कारक में ये बात हो गई। तो ये किस प्रकार से मिट्टी को बनाने का काम करते हैं, किस प्रकार से मिट्टी बनती है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। सूर्य है, जल है, वायु है। अब इसमें देखो सूर्य कैसे करता है, तो तापमान बढ़ेगा और घटेगा, जिसके कारण चट्टानें एक बार तो फैलती हैं और रात को क्या हो जाती हैं, वापस सिकुड़ती हैं। जल क्या करता है, बहा ले जाता है। वायु भी उसको बहा कर ले जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं, ये सूर्य, जल जो मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक चीज़ जो लाइकेन नाम आया था, ये वैसे तो बताया हुआ है किस किस का समूह होता है, शैवाल प्लस कवक, ये दोनों यदि एक साथ रहते हैं तो लाइकेन बना लेंगे। और लाइकेन क्या है, मृदा निर्माण का पहले चरण को पूरा करता है। लाइकेन से ही मिट्टी अच्छे तरीके से डेवलप होती है, बनती है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से समझेंगे, लाइकेन, मॉस, ब्रायोफाइटा, ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। जल प्रदूषण हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर जो वीडियो था वो क्या था, चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।